Real-time programs activated. Minus 25 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. PC tracking. Magnificent lift-off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के Plus तेज से 25 विज्ञान को प्रकाश करने। Air lead strap on ignited. इसके साथ ही Plus एक और 30 कदम seconds. है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. Condition main auto. A rocket launch is more than just a sight to behold. First The stage roaring sound performance and the normal. vibrations that we can feel First here. stage main Adding auto. to this, the thrill are just amazing. Ground lit and air lit strap-ons operating together with the launch is more than just a sight to behold. First The stage roaring sound performance and the normal. vibrations that we can feel First here. stage main Adding auto. to this, the thrill are just amazing. Ground lit and air lit strap-ons operating together with the first stage S-139. Ground lead strap on separated. जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रप ऑन को सेपरेट कर Stage दिया गया है performance normal. और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। Air lead strap on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 तो देखिए seconds आप यहाँ past the launch पर time. The अभी ground तक lit जो and हो air रहा है वो lit लगभग वैसा ही है जैसा चंद्रयान के समय हुआ था। पावरफुल रॉकेट ऊपर की तरफ लेकर जाता हुआ, और ये जो पहला चरण है इस बात की घोषणा हुई इसरो की तरफ से कि ये पूरी तरह योजना के मुताबिक हुआ है। तो एक बार तालियां होनी चाहिए स्टूडियो से भी। ये कमाल का 15 सालों की अथक मेहनत के बाद जो पड़ाव आया है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है भारत के विज्ञान के नजरिए से। अब जरा इस पर बहुत क्विक कमेंट सबका लेना चाहता हूं मैं। सबसे पहले घोष सर। ये मेरे ख्याल में ये तो ये एक बहुत बड़ा सक्सेस होगा और हम उन देशों में गिने जाएंगे जो खाली चंद्रमा में ही नहीं पूरे स्पेस के मामले पे एक मतलब सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं और उस रास्ते पे पहुंच रहे हैं। निमिष सर। अभी तक हम सूर्य को पृथ्वी से नमस्कार करते थे, अब हम पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर नमस्कार करेंगे। यानी चांद से 3 गुना दूर हम जा रहे हैं। चांद जो है लगभग 5 लाख किलोमीटर दूर है, अब हम जा रहे हैं 15 लाख किलोमीटर। यानी सूरज की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है, उससे हम करीब 1% अगर हम मान के चलें तो हम उतना दूर जा रहे हैं। और वहां जाकर अब हम नमस्कार करेंगे और सूर्य के नए अध्ययन करेंगे। 15 करोड़ किलोमीटर यहां से सूर्य की दूरी, 15 लाख किलोमीटर जहां जाकर हम मौजूद होकर सूर्य को सतत रूप से उस जगह से देख सकेंगे जहां कोई ग्रहण वगैरह का व्यवधान नहीं आता। धरती पर आप सूर्य में ग्रहण लगते हुए देखते होंगे, वहां कोई ग्रहण नहीं लगता। लगातार सूर्य से आंखें मिलाकर उसके रहस्यों के बारे में आप पता कर रहे होंगे। अब बहुत जल्दी आज का ये मौका कितना महत्वपूर्ण, आपका बोलना रह गया, जल्दी से बताइए कितना सिग्निफिकेंट है ये। सर काफ़ी सिग्निफिकेंट है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसको देख के एक मोटिवेशन भी मिलती है कि हम एक ऐसे कंट्री में पैदा हुए हैं जहाँ पे मतलब आप ये कह रहे हो कि स्पेस साइंस वाले डिपार्टमेंट में एडमिशंस और ज्यादा बढ़ जाने वाले आने वाले। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये देख के मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पर टॉप की स्पेस फैसिलिटीज हैं, जैसे हम देख रहे हैं चंद्रयान 3 और अब आदित्य L1 के जैसे। तो ये देख के और मोटिवेशन मिलती है कि 12th के नहीं तो वहां पे जब तमाम फैकल्टीज के लोग निकलते हैं, तमाम अलग अलग स्ट्रीम्स के लोग निकलते हैं, साइंस में अलग कोई जूलॉजी का, कोई बॉटनी का, कहीं कोई स्पेस साइंटिस्ट या साइंटिस्ट इन मेकिंग घूम रहा होता है, तो अब छाती थोड़ी सी और चौड़ी हो जाने वाली है क्या? यस सर, ऑब्वियसली होएगी। अब इंडिया जो कुछ कर रहा है उसके बाद जैसे
जितने भी चंद्रयान 3 अब आदित्य L1 हाँ। उसके बाद हम भी आगे जाके साइंटिस्ट ही बनेंगे क्योंकि हम हाँ। भी स्पेस साइंस कर रहे हैं। हाँ। तो क्या पता हम भी किसी दिन उस पे पहुंच जाएं। और वहां बैठकर आप इसी तरीके से श्रीहरिकोटा में ऑब्जर्व कर रहे हो कि चीजें क्या हो रही हैं और भारत का नाम रोशन हो रहा है। Obviously, अब ये आप जरा ये भी बहुत जल्दी से समझ लीजिए कि यहां पहुंचकर आदित्य L1 कितने दिनों तक पार्क रहेगा। और जैसे आपको मालूम है चंद्रयान जो है एक लूनर डे के लिए उसको लगातार अपने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं 14 दिन। यहां पर ये सूर्ययान कितने दिनों तक मौजूद रहेगा और एक्सपेरिमेंट्स करेगा घोष सर? 5 साल तक ये रहने की, लेकिन अगर उसमें ईंधन है तो फिर ये और भी खींच सकता है। जैसे आप देख रहे हैं चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर वो अभी तक घूम रहा है, तो ये 5 साल तक वो है, लेकिन और उसे ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं अगर उसमें ईंधन रहे। सर तो जब वहां सोलर पैनल लगा हुआ है और सोलर पैनल से ये अपनी एनर्जी ले ही रहा है, तो फिर ईंधन कौन सा है जो मैनूवर अगर उसे कुछ मैनूवरिंग करना है हाँ। या कुछ वो हो तो फिर उसे नॉर्मली एक चीज का कुछ लाइफ होता है, तो ये 5 साल की लाइफ मतलब डिजाइन शेल्फ लाइफ जो है 5 साल की है, उसके आगे कितना भी चल सकता है और वो सारा बोनस होगा। निमिष सर, और हर 23 दिनों पे उसको अपनी मनोवरिंग को चेक करना होगा। एम आई राइट सर? कुछ ऐसा 23 दिनों का अंतराल है जिसमें अपने जो पाथ को, जो ट्रेजेक्ट्री है, उसको एक बार अपने को सिस्टम को संभालना होगा। और जो 5 साल जो सर ने बताया कि ऑफिशियली उसको डिक्लेयर किया गया और उससे ऊपर भी ये जा सकता है। तो ये तो सर शुरुआती चरण बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहा है। ये जैसे स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स लगे हुए थे, उसमें पहले वो रॉकेट लेकर गए, फिर वो अलग हो गए अपने और दूसरे इंजन ने काम करना शुरू कर दिया था। ये शुरुआत का तो सब कुछ वैसा ही दिखाई, ये एन वैसा ही है क्या जैसे चंद्रयान को ले जाते हुए तैयारियां हुई? घोष सर। जी हाँ, ये वैसे ही ये अभी चक्कर मारेगा, पृथ्वी के चक्कर मारेगा, कुछ 5 चक्कर मारेगा। उसके बाद ये गुलेल की तरह ये फिर जाएगा L1 की ओर। आपने गोफना कहा था सर, गुलेल तो अलग हो गया। गोफना स्लिंग की तरह। हाँ, गोफना ओके। हाँ, करेक्ट। गोफना की तरह ये घूमेगा और फिर L1 के आसपास भी 2 चक्कर मारकर फिर ही L1 के ऊपर जाएगा। मैं और एक बात बता दूं कि ये L1 के कई और मित्र हैं, जैसे जॉन वेब, वो और एक एल में बैठा हुआ है। अच्छा। और फिर हबल टेलीस्कोप वो और एक एल में बैठा हुआ है। तो ऐसे हमारा आदित्य भी, मतलब ये जो सर, अच्छा इसमें भी ये कहा जाता है कि L4 और L5 जो हैं वो स्टेबल लैग्रेंज पॉइंट्स हैं, जबकि 1, 2, 3 जो हैं वो कहा जाता है कि थोड़ा इनस्टेबल हैं। ये क्या होता है सर? ये स्टेबल अनस्टेबल की कहानी क्या है निमिष सर? देखिए यहाँ पर जो पॉइंट हैं वो सूरज से कुछ उनका जो दूरी है वो निर्धारित की जाती है, तो वो गणनाओं के आधार पे वो पाथ निर्धारित किए जाते हैं। और जो भी जब हम वहाँ पर किसी भी अपने भेजते हैं यान को, वो वहाँ पर उस ऑर्बिट में स्थापित होता है, तो अपना उसको जो मैनूवरिंग का जो चीज़ें हैं और कितना उसको जो जैसे जो सर ने बताया, जो हमारा एक टेलीस्कोप है जो स्थापित हुआ है, वो मतलब हर जगह ऑक्यूपाइड है क्या? ये पूरे 5 के 5 में कोई ना कोई बैठा हुआ है? एक पॉइंट है जो सूरज के उस तरफ है, वहां पर अभी हम नहीं पहुंच पाए हैं। उसका शायद नाम L3, L4 और L3 है। तो वहां तक हम अभी नहीं पहुंच पाए हैं। तो वहां पर अभी वो भी एक पॉइंट है जहां तक अध्ययन होंगे। तो अलग अलग ये पॉइंट निर्धारित किए गए हैं जहां पर हम सूरज के अध्ययन के लिए अपने टेलीस्कोप लगा रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि एक तरीके से पवेलियन है जहां बैठकर मैच देख रहे हैं। तो इसमें अलग अलग कुर्सियां हैं, 5 कुर्सियां समझ लीजिए, उनमें से एक कुर्सी में जाकर हमारा जो ये सूर्ययान है ये जाकर बैठ जाने वाला है। कुछ और घोष सर इसमें जोड़ेंगे आप? नहीं, यही है, ये यहाँ पर बैठ गया है और ये ऑक्यूपाइड हो गया है। तो बैठेगा सर 4 महीने। आपने तो आप ये ऑप्टिमिज्म देखिए, ये आशावादिता की पराकाष्ठा है कि ये तो होके ही रहेगा। इतने आश्वस्त हैं इसरो को लेकर अब हमारे देश के लोग कि अब अगर शुरुआत हो गई है तो मंजिल तो मिलनी ही है। Vehicle performance normal. तो जो आपको आखिरी शब्द सुनाई दिए वो आश्वस्त करने वाले, रीअश्योर करने वाले शब्द आपने सुने, व्हीकल परफॉर्मेंस नॉर्मल। और यही रीअश्योरेंस है जिसकी बदौलत पीके घोष सर कह रहे हैं कि वहां पहुंच गया और बैठ गया। अब ये जरा बहुत जल्दी से अपने
युवा वैज्ञानिकों से भी समझ लेते हैं। लैग्रैंज पॉइंट के बारे में जरा आसान शब्दों में अगर आप अपने हमारे दर्शकों को बताएंगे, जहां जाकर इनको बैठना है, तो कैसे बताएंगे? लैग्रैंज ऐसा पॉइंट है जहाँ पे अर्थ और जो सन है उन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों के ग्रेविटेशनल पुल लगभग इक्वल है। तो एक ऐसा पॉइंट बन जाता है जहाँ पे वो सैटेलाइट आराम से रह सकती है बिना किसी एक्स्ट्रा फ्यूल कंजप्शन के, और हमें वो बहुत इकोनॉमिकली काफी कम पड़ेगा, ताकि हम उस लैग्रैंज पॉइंट में रहो, हम अर्थ कोई इक्लिप्स नहीं पड़ेगा वहाँ पे, हम अच्छे से देख सकते हैं सन को, उसकी ऑब्जर्वेशन और सारी जितने सेंसर्स लगाए हमने, पेलोड्स लगाए हैं, उन सबको अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं और काफी इकोनॉमिक पड़ेगा वो हमें। अब ये जो है सूर्य के करीब जाना, ये हनुमान जी ने तो किया था, सूर्य को निगल गए थे, लेकिन आम किसी के बूते की बात नहीं है। ये जब वहां इतने करीब 15 लाख किलोमीटर भी करीब पहुंच गए अगर आप सूर्य के, तो एक बड़ी गर्मी को आप अपनी तरफ आमंत्रित कर रहे हैं। तो ये किस चीज के बने होते हैं सर? ये अमेरिका ने, जर्मनी ने तो और करीब के छोड़े हैं ये प्रोब्स, ये किस चीज के बने होते हैं? पिघलते नहीं है ये? वो एक पार्कर जो एक स्पेसक्राफ्ट था वो नासा का। इस दौरान कोई भी प्रणोद उत्पन्न नहीं हो रहा है। यान प्राप्त संवेग से आगे बढ़ता हुआ और निर्धारित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। काम कर रहा है। We are 627 seconds from the launch. For another 600 more seconds or so, we will be getting tracking data from the BIAX ground station. गौरव वहां मौजूद हैं और इस लम्हे के साक्षी बन रहे हैं। गौरव, लकी यू। ये जब यहां तो तालियां बजने लगी थी, बेशक वो आवाजें आप नहीं सुन पाए होंगे, स्टूडियो में तालियां बज रही थी, वहां आपने क्या देखा और महसूस किया? बिल्कुल, अगर बात करें यहाँ पर जो इसरो सतीश धवन रिसर्च सेंटर है, इसका जो पवेलियन है, वहां पर जिस तरीके की चीयरिंग शायद आपको भारत पाकिस्तान के मैच में देखने को मिलती हो स्टेडियम के बीच में, उस तरह की चीयरिंग, उस तरह का उत्साह पवेलियन में था। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जहाँ मौजूद थे तमाम मीडिया कर्मी थे, तमाम दुनिया भर के फोटोग्राफर्स थे, जो इस पूरे लम्हे को, इस सक्सेसफुल आदित्य L1 मिशन के प्रक्षेपण को जो है वो अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे। तो एक सुखद और उत्साहजनक जो है वो पल जो है वो फिलहाल जिसके साक्षी यहाँ पर तमाम लोग जो मौजूद थे श्रीहरिकोटा में वो बने हैं। और फिलहाल जो है वो अब आदित्य L1 मिशन जो है वो पृथ्वी की ऑर्बिट की तरफ बढ़ रहा है और 16 दिन का जो पूरा है ये वक्त बताया जा रहा है, जहां पर 5 बार ऑर्बिट मैन्यूवरिंग होगी और उसके बाद वो L1 यानी कि लैग्रैंज पॉइंट 1 की तरफ जो है वो बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ऐतिहासिक कदम भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में रख दिया। और अब थोड़ी देर बाद ये उम्मीद की जा रही है, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, मैं आपको दिखा दूं, ये सतीश धवन रिसर्च सेंटर श्रीहरिकोटा का स्पेस का जो है ये मीडिया सेंटर है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग जो है इस वक्त जो है वो थोड़ी देर में की जाएगी और इसरो के चेयरमैन जो सोमनाथ जी हैं वो मौजूद होंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जो हैं वो जितेंद्र सिंह यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं और इसरो के तमाम वैज्ञानिक भी यहाँ पर मौजूद होंगे। और आगे किस तरीके से आदित्य L1 मिशन काम करेगा और किस तरीके से इससे भारत को फायदा पहुंचने वाला है, दुनिया को फायदा पहुंचने वाला है इस रिसर्च से, वो तमाम बातें यहाँ पर रखी जाएंगी। तो एक महत्वपूर्ण लॉन्चिंग और सूर्य की तरफ पहला स्पेस क्राफ्ट जो है वो भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की तरफ से फिलहाल जो है वो भेज दिया गया है। तो जो अभी तक आप सुनते आए हैं, हमारे शास्त्रों ने कहा है तमसो मां ज्योतिर्गमय, ज्योति की तरफ चला जाए, प्रकाश की तरफ चला जाए। आज वाकई ज्योतिर्गमय हो रहा है, ये ज्योति की तरफ और ज्योति के सबसे बड़े पुंज की तरफ, सूर्य की तरफ भारत ने अपने कदम बढ़ाए हैं सूर्ययान के जरिए। और कुछ ही देर में ये प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है इसरो की तरफ से, उसमें क्या कहा जा रहा है, जाहिर है ये बहुत गौरव का क्षण है। इसको किस तरीके से शब्द दिए जाते हैं इसरो की तरफ से, इस पर हमारी निगाहें रहेंगी, उस तरफ हम आपको ले चलेंगे। लेकिन एक बार फिर से यहाँ स्टूडियो आपको लेकर आते हैं। अब ये यहां से पहुंचकर और पृथ्वी के चारों तरफ ऑर्बिट मैन्यूवरिंग करके और फिर उस ट्रेजेक्टरी में जाएगा, बल्कि उस तरफ फोर्स किया जाएगा इसको जाने के लिए जहां ये लैग्रैंज पॉइंट पे जाकर अपने आप को पार्क करने वाला है, स्टडी करने वाला है। लेकिन ये जो आज आप होते देख रहे हैं और जिसको हम कुछ एक सेकंड्स में यूं बयान कर दे रहे हैं, इसके पीछे 15 सालों की मेहनत है।
2008 से इस प्रोजेक्ट पर काम होना शुरू हुआ था, जो आज यहां पर इस यात्रा के तौर पर सूर्ययान की कल्मिनेट कर रहा है। इसके पीछे आपको समझना पड़ेगा कि हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके कितनी मेहनत की होगी कि आज हम ये दिन देख पा रहे हैं और अपना सीना चौड़ा कर पा रहे हैं। इसरो, हमारा स्पेस साइंस, आपको तस्वीर भी देखने को मिली होगी जिसमें एक साइकिल के ऊपर रॉकेट के कुछ पुर्जे लेकर वैज्ञानिक जा रहे हैं। वहां से हमारा सफर शुरू हुआ था और आज हम यहां पहुंचे हैं। और अब कहा यह जा रहा है कि फॉर अस इवन स्पेस इज नॉट द लिमिट। अब इससे यहां तक की और आगे की यात्रा, इसको कैसे देखा जा रहा है? क्योंकि एक बार कहा जाता है कि जब आपका दौर शुरू होता है और आप मोमेंटम पकड़ते हैं तो फिर आपके लिए आगे की राह आसान होती चली जाती है। क्या ये मोमेंटम हम पकड़ चुके घोष तक? जी हाँ, मोमेंटम तो हम एकदम पकड़ चुके हैं। और जैसे मैंने कहा, हम एक स्पेस सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं और हम बनेंगे एक स्पेस सुपर पावर। हमने दिखा ही दिया है कि सैटेलाइट लॉन्चिंग हम कितना करते हैं और उसे इकोनॉमिकली करते हैं। हम चंद्रयान भेजते हैं, मून पे लैंडिंग करते हैं, साउथ पोल पे लैंडिंग हम ये कह सकते हैं सर कि कम से कम साउथ हेमिस्फीयर में, धरती के, हम स्पेस के मामले में सबसे बड़ी ताकत हैं? जी हाँ, एकदम हम सबसे बड़ी ताकत हैं। साउथ क्यों, हम पूरे पृथ्वी में ही हमारा नाम तीसरा अभी आता होगा या चौथा आता होगा। लेकिन जहां तक मेरे ख्याल में हम तो स्पेस सुपर पावर बन ही गए हैं, जैसे हम आईटी सुपर पावर हैं। और अगर आपको मैं एक वो बताऊं कि पिछली बार ब्रिक्स समिट के टाइम पे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने कहा था, मोदी जी आप हमारे साथ बैठिए क्योंकि चंद्रयान ने लैंड किया। अभी G20 है, पता नहीं कौन से प्रेसिडेंट कहेंगे मोदी जी को कि आप हमारे साथ प्लीज बैठिए, कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि आपका। निमिष सर को जोड़ना चाह रहे हैं यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूंगा, इन एडिशन टू दैट, इंडिया सोलर एनर्जी का भी कैपिटल बन गया है और बनने जा रहा है, क्योंकि सोलर एनर्जी पर देश में बहुत काम हो रहा है। तो सूरज को लेके हमारे स्पेस मिशन हो या हमारे जो सोलर एनर्जी के मिशन हो, सब में हम आगे काम कर रहे हैं। और ये बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठाएगा। ये जो आदित्य मिशन है, चंद्रयान मिशन है, पृथ्वी की उत्पत्ति से लेके हमारे जो सौर मंडल है और किस तरह से सूरज गवर्न कर रहा है, उसके गुरुत्वाकर्षण में हमारा सौर मंडल अपना काम कर रहा है। तो तमाम सारी चीजें, वो हाइड्रोजन, वो हीलियम, वो कोरोनल मास इजेक्शन, वो सोलर तूफान, सोलर फ्लेयर्स, तमाम सारे अध्ययन, और उससे एक मुझे लगता है कि देश के विज्ञान को, दुनिया के विज्ञान को एक नई दिशा मिलेगी। और हमारे खास तौर पर युवा जो स्टूडियो में मौजूद हैं आज, इनको ये कहा जाता है निमेश सर कि ये मतलब जो डायनामाइट अगर एक बड़ा विस्फोटक माना जाए या परमाणु विस्फोट को बड़ा विस्फोट माना जाए, तो लाखों परमाणु विस्फोट या लाखों डायनामाइट्स, लाखों टन एक साथ विस्फोट करे, हर सेकंड वैसा वहां विस्फोट होता रहता है सूर्य में, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए इतनी गर्मी होती है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि धीरे धीरे इसका तापमान कम हो रहा है। ये इस बारे में भी जरा बताइए ना, और क्या स्टडी इस बारे में भी कुछ करने वाला है हमारा सूर्ययान, आप निमिष सर? देखिए, ये अभी उसमें कई अरब साल लग जाएंगे और वो ऐसे उसका जो तापमान कम हो रहा है, हर एक चीज का एक डिके होता है। इसमें घोष साहब और प्रकाश डालेंगे अगर। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये न्यूक्लियर फ्यूजन हर वक्त सूर्य के अंदर चल रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि बड़े बड़े एटम जो फ्यूज कर रहे हैं जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो वहां पर चल रहा है। और सूर्य धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है और एक्सपैंड कर रहा है। ऐसा होगा कि कई सालों बाद, मतलब कई शायद बिलियन साल बाद, ये इतना एक्सपैंड करेगा कि जो छोटे छोटे पास जो प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के अंदर ही चले जाएंगे। ये पृथ्वी तक भी पहुंच सकता है। तो ये मतलब फ्यूचर का जो एस्टिमेशन है ऐसा है कि धीरे धीरे ये सूर्य ठंडा हो जाएगा, एक्सपैंड करेगा और सोलर सिस्टम के दूसरे जो प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के अंदर ही शायद घुस जाए। तो ये आने वाले दिनों में क्या हो सकता है अंतरिक्ष में? जाहिर है ये जो अभी आप एंटिसिपेशन सुन रहे हैं, ये साइंटिफिक एविडेंसेस पे, जो विज्ञान ने अभी तक जो प्रमाण दिए हैं उसके आधार पर ही अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि ऐसा भविष्य में होगा। लेकिन उन अंदाजों का सटीक होना और आने वाले दिनों में संभव हो जाएगा, क्योंकि और ज्यादा जानकारियां जुटाई जा सकेंगी। मसलन ये आदित्य L1 ऐसी जानकारियां देने वाला है दुनिया को जो अभी तक
सूर्य के बारे में जानकारियां जो हासिल हैं उसमें और इजाफा करने वाली। तो ये क्या क्या अभी तक मेजरली, क्योंकि 22 इसके पहले सोलर जो मिशंस हैं वो अंडरटेक किए जा चुके हैं, इस बार जो होगा उसमें और क्या नया पता चलेगा, ये भी जरा हम पता करते हैं अपने युवा वैज्ञानिकों से। पहले जो मिशन अंडरटेक किए गए हैं, 22 मिशन कहा जा रहा है कि अमेरिका ने, जर्मनी ने, यूरोप ने खासतौर से ये मिशन इसके पहले सूर्य के संदर्भ में किए। क्या क्या तब पता चला और इस बार किन चीजों पर खास तौर से निगाहें आप लोगों को अगर पता हो तो प्लीज थोड़ा सा जानकारी के हिसाब से मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो सेंसर्स डाले हैं उन्होंने वो इसी चीज के लिए डाले हैं क्योंकि जो आउटर मोस्ट सरफेस है जिनको सोलर कोरोना बोला जाता है, जो सन की आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर है, सबसे बाहर की परत, हाँ। उसका जो टेम्परेचर नापा गया है वो है अप्रोक्सीमेटली 5500 सेल्सियस के अराउंड। तो उसका यही है कि क्या बोलते हैं, इसमें और आने वाले दिनों में क्या कमी होगी या बढ़ेगा, यही जानना है जी। जो पेलोड्स भेजे जा रहे हैं उनको इसी चीज के उसी से भेज रहे हैं कि जो इमेजेस वो भेजेंगे वो और जितनी स्पेक्ट्रोस्कोपी वो करेगा उसके बेसिस पे कि कितना और हम सूरज को जान सकते हैं और कितनी डीपली जो अंदर की लेयर्स हैं उनको हम जान सकते हैं, जिनको अगर आप साइंटिफिक टर्म्स में कहें तो क्रोमोस्फेयर और फोटोस्फेयर कहते हैं, जिनका टेम्परेचर 3500 से 3700 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो होपफुली कि इस बार हमें और ज्यादा जानकारी मिले, जो कि आदित्य L1। हमको याद आ रहा है जो नासा ने, और जो अभी आप बात कर रहे थे सर, कि जो सबसे 2018 में नासा ने जो अपना सोलर सूर्य को लेकर, और यहाँ एक शायद कमेंट्री आ रही है, जरा वो सुन लें उसके बाद वापस एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि हार्ड एक्सरे वर्णक्रम मापी है। इसकी अभिकल्पना सोलर फ्लेयर के अध्ययन के लिए की गई है। यथास्थिति निदभार में आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, इसका उद्देश्य है सोलर पवन, सौर पवन में भारी आयंस, प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल का विश्लेषण करना। अगला है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। यह भी सौर पवन में उपस्थित कणों में इलेक्ट्रॉन और भारी आयंस की दिशा के साथ विश्लेषण करने के लिए इसे बनाया गया है। एडवांस ट्राइएक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, इसे त्रिअक्षीय चुंबकीय क्षेत्र के यथास्थिति मापन करने के लिए बनाया गया है और ऐसे 2 समुच्चय लगे हुए हैं इस उपग्रह में। हाँ बना रहे। तो ये आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है वहां वैज्ञानिकों की तरफ से कि क्या क्या अध्ययन करने वाला है सूर्ययान और अभी कहां पर पहुंचा है। और जाहिर है ये तो बड़ा लंबा सफर है, 4 महीने का सफर तय करने के बाद अपनी मंजिल तक पहुंचना है सूर्ययान को। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे थे कि इसके पहले नासा समेत तमाम जो स्पेस के एंडवर्स चल रहे हैं, वहां पर क्या क्या पता किया जा चुका है सूर्य के बारे में और क्या वो चीजें हैं जो खासतौर से जानना चाहता है विज्ञान और दुनिया, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। घोष सर। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, देखिए हर बार नई नई चीज सामने आती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि 1959 से हम चंद्रमा में एक के बाद एक प्रोब्स भेज रहे थे, लेकिन ये हमारा चंद्रयान 1 था जो सबसे पहले बताया कि चंद्रमा में पानी की मात्रा हो सकती है। तो हर वक्त एक कुछ नया खुलासा हो सकता है। मेरे ख्याल में हमने जो जितने भी ये सन प्रोब्स भेजे हैं, वो पहले जितने भी देशों ने भेजा है वो सन के बारे में, उसके कोरोनल मास इंजेक्शंस के बारे में, सन फ्लेयर्स के बारे में, जो भी इफेक्ट होता है हमारे पृथ्वी पर, जो सिस्टम्स इफेक्ट होता है उनके बारे में जानकारी हासिल कर। मेरे ख्याल में हम उसी के बारे में और खोज करेंगे, स्पेस वेदर के बारे में खोज करेंगे और फिर जैसे कहा गया था पहले कोरोनल मास इंजेक्शंस के बारे में खोज करेंगे और हर वक्त कुछ नया इसमें हमें मिलने नया कुछ जानकारी मिलेगा। यहाँ पर
प्लीज। यहाँ पर मैं एक एडिशन कर दूं, जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, आज से ये 1858 की या 59 की बात है, जब वो सोलर फ्लेयर का प्रभाव। सर ये जरा सुने क्या वो कमेंट्री में क्या कहा जा रहा है, एक बार वापस लौटा, बीच में रोकने के लिए माफी। आइए देखें। Multiple global religions. The sun is the central body of our solar system. The world revolves around it, and it is a source of energy for all planets, including the Earth. Today, I'm joined by all the scientists who have played behind the scenes to make this project a grand success. And I'm Srinidhi, reaching out to you from the Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. And today we'll be discussing about the impact and the benefits of the Aditya L1 space mission. So today we are joined by तो ये देखा आपने, वहां पर भी इसरो की तरफ से जो तैयारियां हुई हैं उसमें यंग साइंटिस्ट जो अभी पढ़ ही रहे हैं, जो अभी छात्र ही हैं, उनको मौका मिला है। और हम भी इसको एंटिसिपेट करने में इसरो के आसपास ही रहे कि हम यंग स्टूडेंट्स को, साइंटिस्ट को यहाँ बुलाएं और उनसे भी बात करें। खासतौर से अपने वेटरन्स से तो हम कमेंट्स ले ही, लेकिन आपसे भी बात करें। तो ये देखिए, ये बिल्कुल लगभग उसी लाइन पर, बिल्कुल उसी तरीके से जिसमें इसरो सोच रहा है, ताकि देश में आज की पीढ़ी में विज्ञान की तरफ रुझान बढ़ाया जा सके। एक बार फिर से हम ये जो बात अधूरी रह गई थी निमिष सर की, वो पूरी करें, उसके बाद। तो जैसा कि घोष सर ने बताया कि जो इसके उद्देश्य हैं इस मिशन के, अब देखिए सूरज जो है वो पृथ्वी पर और बाकी ग्रहों पर, जैसा आपने अभी सुना, वो एक लाइफ का सोर्स है। तो सूरज से ही सब कुछ चल रहा है, ऊर्जा हमको मिल रही है। तो उस सूरज का जो भी अध्ययन हम कर सकते हैं, तो इसमें जब हम अपने अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स और सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में आ रहे हैं, जहां पर ये L1 पॉइंट है और जो हमारा ये आदित्य मिशन वहां काम करेगा, तो वहां का हमारा जो अंतरिक्ष का मौसम है उसके बारे में भी हम अध्ययन कर पाएंगे। और हम जो ये भी जान पाएंगे, जैसे मैं बता रहा था कि 1859 या 58 में जो एक इवेंट हुआ था, और जब हमारे पृथ्वी पर ये इंटरनेट और मोबाइल नहीं थे, उस समय हमारा टेलीग्राम जो है वो इफेक्ट हो गया था। जो भी हमारी कम्युनिकेशन प्रणाली थी, जो हम बेतार प्रणाली बोलते थे, वो रुक गई थी और वो खराब हो गई थी। तो उस समय जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम था वो अफेक्ट हुआ था। तो इस तरह से हम ये भविष्यवाणी कर पाएंगे इस अपने आदित्य मिशन के जरिए कि जो सोलर स्टॉर्म है, वो उनकी जो मैग्नेटिक जो रेखाएं हैं, उससे जो प्लाज्मा के साथ मिलकर वो जो तूफान बन रहा है, जिसको हम अल्टीमेटली चुंबकीय तूफान भी कह सकते हैं, वो हमारे पृथ्वी के वातावरण को क्या प्रभावित कर सकता है, क्या हमारे सैटेलाइट्स को, हमारा जो वेदर सैटेलाइट्स हैं, हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, उनको कुछ प्रभावित कर सकता है। तो उसमें हम समय रहते सचेत हो पाएंगे। और अध्ययन तो ये करेगा ही, जो हमारे पेलोड्स हैं, वहाँ की फोटोग्राफी है, वहाँ के आयनिक रेडिएशन के अध्ययन है, वो सारे ये अध्ययन करेगा। तो सर लॉन्च होने के, जो कि लॉन्च ये हो चुका, और ये लॉन्च कमाल का लॉन्च है, क्योंकि चंद्रयान की लैंडिंग के 10वें दिन ही भारत ने एक और कमाल कर दिया। अभी चंद्रयान को लैंड हुए 10 दिन आज हो रहे हैं, और 10वें दिन सूर्य की तरफ हमने कदम बढ़ा दिए हैं। और यहां पर यह भी देखिए कि अब यहां से लॉन्चिंग के बाद 63 मिनट और कुछ सेकंड में यह धरती की ऑर्बिट में पहुंच जाने वाला है। वो ऑर्बिट जिसमें इसकी कम से कम धरती से दूरी जो होगी वो 235 किलोमीटर की होगी, और जो अधिक से अधिक होगी वो 19,500 किलोमीटर की दूरी होगी। और यहां पहुंचने के बाद धीरे धीरे ये अगली जो इससे बड़ी कक्षा होगी उस तरफ जाएगा, और 5 बार ऐसा करने के बाद सूर्य की तरफ, लैग्रेंज पॉइंट की तरफ अपने कदम बढ़ा देगा। बड़ा दिलचस्प, बहुत महत्वपूर्ण और कमाल का गौरवशाली लम्हा ये भारत के लिए। एक छोटे